नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि मौर्य के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि भारत पे आक्रमण सबसे पहले कहाँ से हुआ था? जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया किया था और ईरानियों में से जो हखमनी वहाँ का वंश था, हखमनी वंश था, उसके शासकों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसमें कि साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था, किंतु वह असफल था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया, तो वो कौन था? वो आपका डेरियस प्रथम था। कुछ याद आ रहा है आपको? थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि कल जो आप लोगों ने पढ़ा था कुछ नया था, तो हमने सोचा एक बार आपको याद दिला दें। तो डेरियस आता है जो कि भारत के कुछ प्रदेशों को जीतता है, पश्चिमोत्तर वाले प्रांत को, और ईरान का 20वां प्रांत उसे बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि ईरानियों के बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानियों ने मतलब एक मकदूनिया का शासक था, फिलिप द्वितीय, जिसका बेटा होता है सिकंदर। याद आ रहा है? सिकंदर आता है, खैबर दर्रे से भारत में घुसता है। फिर तक्षशिला में आम्भी से लड़ाई होती है। आम्भी वही जिसको हमने कल बोला था पहला देशद्रोही। ठीक है। फिर हम देखते हैं झेलम, वहाँ पे पंजाब में आता है। पंजाब में झेलम का युद्ध होता है, किसके साथ? पोरस के साथ। पोरस को अपना मित्र बना लेता है क्योंकि वो उसकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से वापस लौटता है। वापस लौटते समय एक नाम हमने आपको बोला था कि ये नाम आप लोगों को याद रखना है। वो नाम क्या था? वो नाम था सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। तो इस सेल्यूकस निकेटर को, जो भारत में उसने जीता था जिन प्रदेशों को, उनका जो है बोला कि भाई तुम इनका संभालो और मैं चल रहा हूँ। फिर यहाँ से निकल जाता है। फिर हमने देखा था कि वो वापस लौटते टाइम बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की कहानी हम कल देख चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दिए कि आप कल की क्लास से थोड़ा से आज की क्लास में जुड़े। ठीक है, बहुत जरूरी होता है जोड़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक की स्टोरी समझ गए। सेल्यूकस निकेटर कौन है भैया? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का, जो यहाँ इस वाले एरिया में भारतीय उपमहाद्वीप में जिन प्रांतों जिन प्रदेशों को जीता था, उसका कार्यभार ये देख रहा है। चलिए, इनको देखेंगे तब अब आप मौर्य को समझ पाएंगे। ठीक है, स्टोरी अभी हम सोच रहे हैं बता दें या फिर आपको आगे बता देते हैं? चलिए, स्टोरी आपको आगे बताएंगे। आज हम पहले शुरू कर रहे हैं क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य वंश है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। हम लोगों ने कल सोचा था कि कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे। कल ही हमने आपके लिए ये जो टॉपिक था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने सोचा था कल ही पढ़ लेंगे। लेकिन कल की क्लास में हुआ ये ना कि हमारा टैबलेट जो है हैंग करने लगा, तो कल की क्लास में नहीं पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यानी कि कौन से साहित्यिक स्रोत है, कौन से पुरातात्विक स्रोत है, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश के कुछ शासकों की, जैसे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त का लड़का था बिंदुसार, इनको पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार का लड़का होता है अशोक, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अशोक के बाद कोई प्रभावशाली शासक होता नहीं है, बृहदत्त अंतिम शासक होता है। फिर मौर्य के प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन देखेंगे, मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था देखेंगे। मौर्यकालीन कला तक तो आज नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में हम देखेंगे मौर्यकालीन कला। तो आज की क्लास में इतना देखेंगे। ये इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप क्लास से जुड़ें, क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को जानकारी हो। तो फिर चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, हमने टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दे दी है अपने, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ अबाउट सेक्शन होता है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम की लिंक हो जाएगी। उस पर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है, उस पर आप लोग अच्छी मात्रा में जुड़ते हैं, तो इन क्लासेस का ये जो एग्जैक्ट हमने अच्छा सा मटेरियल तैयार किया है पीडीएफ का, ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इसको पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, यानी कि इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको एकदम फ्री में देंगे। बस क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए भाई, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हमें कुछ मिलेगा तो हम आपके लिए एकदम और अच्छे से ऊर्जावान होकर आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़िए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए, जिससे कि आपको ये कंटेंट, ये पीडीएफ भी मिल जाए। लेकिन हम फिर भी वही बोलेंगे कि पीडीएफ के भरोसे ना रहिए, आप अपना नोट्स स्वयं बनाइए। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज लगभग 4-5 मिनट का डिस्कशन हो गया इन टॉपिक्स पे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मौर्य वंश था ना, हम अपने वही पुराने स्टाइल से पढ़ेंगे। सेल्यूकस निकेटर को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो मौर्य वंश था, इसकी जानकारी के कौन से स्रोत हैं? मौर्य वंश की जानकारी के कौन से स्रोत हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इतिहास की जानकारी के साधारणतः दो स्रोत होते हैं। एक तो हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत, तो इस काल में भी एक साहित्यिक स्रोत देखेंगे, साहित्यिक स्रोत। और देखेंगे कि अच्छा भैया, साहित्य के अलावा क्या कोई पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है? पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों में हम देखते हैं क्या क्या। देखिए,
साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। वो क्या है? अर्थशास्त्र, ये बुक है। और ये बुक किसकी है? ये बुक है कौटिल्य, या फिर इनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त जैसे अन्य नामों से भी जानते हैं। तो कौटिल्य की लिखी हुई जो अर्थशास्त्र है, या फिर हम कहें चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। यानी कि जो चाणक्य थे उन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसको अर्थशास्त्र बोला गया, जिसको क्या बोला गया? जिसको अर्थशास्त्र बोला गया। ठीक है, अर्थशास्त्र। और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा कंटेंट आपको बताएं तो बोला जाता है कि जो इनकी अर्थशास्त्र है, ये बुक जो है, एक लोग है मैकियावेली, उनकी एक बुक थी द प्रिंस। द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली की बुक थी। किसकी बुक थी? मैकियावेली की पुस्तक थी। ये जो अर्थ, जैसे मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस थी, वैसे ही चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी। इसीलिए चाणक्य को जो है ना, भारत का मैकियावेली बोला जाता है। चाणक्य को क्या बोला जाता है? भारत का मैकियावेली। क्योंकि इनकी क्यों बोला जाता है बता दिए। ठीक है, भारत का मैकियावेली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, वो मैकियावेली की द प्रिंस बुक के समान थी। यानी कि जो थीम, जो जिस चीज के ऊपर लिखी गई है, बेसिकली ये राजनीति की एक पुस्तक है, राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला है जो, वो है इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज। इन नामों को देखते रहिए, अभी इनकी सबकी चर्चा है कि ये ऐसे उत्पन्न नहीं हो गए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कैसे आते हैं इंडिया में, हम इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम इंडिका है, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आखिरकार ये इंडिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, अभी हम इसके बारे में जब आगे देखेंगे ना, आप बढ़ेंगे आगे की क्लास में तो ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पुराणों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद एक और रचना है मुद्रा राक्षस। वो किसकी रचना है? वो विशाख दत्त की है। तो विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, उससे भी हमें मौर्यकालीन जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में देखते हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों में जैसे जो है, अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखे, 14 अभिलेखों को लिखा, तो उन अभिलेखों के से जो है हम जानकारियां जो है एकत्रित करते हैं उस काल की। अब अशोक के कई सारे अभिलेख जो है हमें वर्तमान में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद भवन, स्तूप, गुफा, मौर्यकालीन बहुत सारे राजभवन हैं, स्तूप हैं, गुफाएं हैं, जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, और उन स्रोतों से, उन अवशेषों से, इन पुरातात्विक अवशेषों से हमें उस कालखंड की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छी और एकदम से कहते नहीं है प्योर जानकारियाँ। ठीक है, क्योंकि जो पुरातात्विक, जैसे जो अशोक के अभिलेख है ना, उनको हम लोगों ने डिकोड कर लिया है, उनको पढ़ लिया है। जैसे जब किसी के अभिलेखों को, यानी कि उसने क्या लिखा उस टाइम, जो लिखा आज हम उसको पढ़ ले रहे हैं, तो क्या होता है? एग्जैक्ट जानकारी में मिलती है, एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मृदभांड होते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों का मतलब आप लोग समझ चुके हैं ना, पहली क्लास में बताया था। पुरातात्विक मतलब जिस काल की बात कर रहे हैं, कि इतिहास में जो उस काल के लोग थे, उनके द्वारा जो भी सामान, बर्तन, चीज़ों का, या जो है आपके जो स्थापत्य कला होती है, मंदिर, भवन, स्तूप, अभिलेख, ये सारी चीज़ जो लिखे गए, जो यूज़ किए गए, तो वो सभ्यता नष्ट हो गई। तो लेकिन अवशेष जमीन के तले दब गए। जब आज खुदाई होती है, या सारे अवशेष जमीन के, जैसे अब गुफाएं हैं, गुफाएं थोड़ी ना नीचे धंस जाएंगी, गुफाएं पड़ी हैं, अभिलेख हैं, स्तंभ हैं, तो उनसे हमें उस कालखंड की जानकारी मिलती है। तो यही सब क्या है? आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं अभिलेखों में एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ये अशोक का नहीं है, ये है क्या है? ये रुद्र दामन का अभिलेख है। रुद्र दामन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, कि ये रुद्र दामन कौन थे। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दामन का। यह भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपसे पूछा जाए कि भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है, तो वह जूनागढ़ अभिलेख है। किसने लिखवाया था? तो ये रुद्र दामन का अभिलेख था। ठीक है, अब इस अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है? इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से। इस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और कुछ देखते हैं इसके बारे में। इस जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, इस अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख मिलता है। ठीक है, अशोक का भी अभिलेख, एक अभिलेख इसी अभिलेख में, मतलब इसी अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है, अशोक का भी अभिलेख। अशोक का भी अभिलेख, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से किन अभिलेखों में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है, तो उसका आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। क्या होगा उसका आंसर? उसका अभिलेख, उसका होगा आंसर जूनागढ़ अभिलेख। बाकी ये रुद्रदामन के बारे में हम आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, और इस अभिलेख के बारे में भी इससे एक्स्ट्रा जो जानकारियां हैं वो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, या फिर अभी देख लें, तो आगे की क्लास में नहीं देखेंगे तो अभी ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो जूनागढ़ अभिलेख था ना, इसमें जो है एक सुदर्शन झील थी। ठीक है, जिसका निर्माण की चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील के बारे में देख लीजिए कुछ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम सोच रहे हैं पढ़ा दें, क्योंकि लास्ट में पता लगे भूल जाए। तो एक सुदर्शन झील थी। ठीक है, सुदर्शन झील है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण कराया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका जीर्णोद्धार करवाया बाद में, जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत इसकी करवाई रुद्रदामन ने। किसने करवाई? रुद्र
दामन ने। रुद्रदामन जो था वो एक जो शक आते बाद में हम आगे पढ़ेंगे हिंदी यूनानी शासक शक जो है शकों का शासन, तो ये एक शक राजा था, ठीक है, शक था, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, इस जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख को लिखवाया किसने था, तो इस अभिलेख को लिखवाया था आपके रुद्रदामन ने, ठीक है। और इस अभिलेख से जुड़ा हुआ इसमें एक अशोक का भी अभिलेख पाया गया है, आपको ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोगों ने देखा था, परसों की क्लास में हमने देखा था जब हमने घनानंद के बारे में पढ़ा था, नंद वंश को पढ़ा था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए और चीज़ों को याद करिए और लिंक करिए। देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं पढ़ाने में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको याद होता चले। हमने परसों की क्लास में देखा था नंदवंश, जिसकी स्थापना किसने किसने की थी, जिसकी स्थापना हमने देखा था किसने की थी, महापद्मनंद ने की थी। किसने की थी, महापद्मनंद ने की थी। हम देख रहे थे ना, एक क्रम चल रहा था कि राजा आ रहे थे, जैसे नंद जो ये महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी, नंदवंश की महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में याद कर ले कि नहीं, कैसे की थी इसने स्थापना महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदिवर्मन, अब पूरा नहीं बताएंगे, आप भूल गए हैं तो पुरानी क्लासेस को जाकर देख लीजिए। नंदिवर्मन को निपटा कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था, घनानंद। और इस घनानंद को जो है बताए थे ना कि इसके दरबार में एक बार एक ब्राह्मण आया था, और इस घनानंद ने उस ब्राह्मण का उपहास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, जिसका वो ब्राह्मण कौन था, वो ब्राह्मण बहुत खतरनाक था, चाणक्य था। फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनको निपटवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनको निपटवा दिया। अच्छा निपटवा दिया तो क्या हुआ, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना कर ली मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अब स्थापना कर ली इसकी मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। ये हुई किसके बारे में कहानी, ये हुई मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में कहानी। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में, अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। भैया बड़े ही महान आदमी थे। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारियां हमें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलती है। और उसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ जो है आपके अभिलेख हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ में अभिलेख में बताया ना, उसी में लिखा है ना कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कहाँ लिखा है, ये जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख हो गया। उसके प्रकार एक महास्थान अभिलेख है, महास्थान, ये अभिलेख आपके पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद शाहगौरा अभिलेख, शाहगौरा अभिलेख, ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये कहाँ है, ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर है में है, गोरखपुर में है, ठीक है। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख हम ऊपर देखें तो उसको यहाँ नहीं लिखने वाले हैं, तो इन अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ठीक है, कुछ जानकारियों को हमें यहाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात ये डिस्कशन किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस मतलब ये किस कुल से थे, यानी कि ये क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे। तो ये एक पॉइंट मिलता है जो इनके कहीं कहीं इनको लिखा गया है कि ये क्षत्रिय थे। क्या थे, ये क्षत्रिय थे। और कहीं कहीं पे लिखा गया है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, ये शूद्र थे। ये क्या थे, ये शूद्र थे। तो क्षत्रिय थे ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो क्षत्रिय थे ऐसा लिखा गया है जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। लेकिन जो आपका एक मुद्रा राक्षस का भी हमने ऊपर जिक्र किया था, किसकी लिखा है, विशाखा दत्त की, जो विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, उसमें लिखा गया है कि ये शूद्र थे, ठीक है। क्या थे, ये शूद्र थे। अच्छा इनके बारे में और भी मतलब जो अभी यूनानियों को देखा ना, तो इनको जो है अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोटस के नाम से, सेंट्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम है एंट्रोकोटस, एंट्रोकोटस, इन दो नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। तो अलग अलग ये नाम किसने रखा वो भी हम देखेंगे। तो जो सेंट्रोकोटस नाम है ना, वो जस्टिन और स्ट्रेपो जो है, जस्टिन प्लस स्ट्रेपो, ये दो इतिहासकार हैं, ये इनको सेंट्रोकोटस के नाम से, मतलब जहां भी उनको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जहां लिखना था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा कि सेंट्रोकोटस। और उसी तरह एंट्रोकोटस शब्द का यूज किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एपियन, पियन और प्लूटार्क, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंट्रोकोटस वर्ड का यूज किया, ठीक है। अच्छा इन नामों को पहचाना किसने भैया, अच्छा लिख तो दिए हम सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, हम वर्तमान में हमने कैसे जाना कि इन नामों का उपयोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। तो इन नामों की खोज चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की, तो उस महान विद्वान का नाम है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने समझी कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस नाम से जाना जाता है। सेंट्रोकोटस के रूप में जस्टिन और स्ट्रेपो ने वर्णन किया, और एंट्रोकोटस के रूप में एपियन और प्लूटार्क ने। इन नामों को किसने खोजा कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, तो उसका नाम था विलियम जोन्स। ये हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बेसिक जानकारियां, कहां से हमें मिलती है, कैसे मिलती है, इनके बारे में क्या लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एक बड़ी सी घटना,
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत प्रतिभाशाली आदमी था और बहुत महत्वाकांक्षी था। इसको हमने कल देखा कि जब यूनानी आक्रमण होता है ईरानियों और यूनानियों का, उसके बाद हमने देखा भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत का एकीकरण हो जाता है, भारत का एकीकरण होता है। वो एकीकरण करने में जिस महान शासक ने योगदान दिया, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक जो है इतिहासकार है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए अभी बताएंगे क्लास में, अगर याद आ जाएगा आगे। तो उन्होंने क्या बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब पूरे भारत को जो है 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला। रौंद डालने का तात्पर्य यहाँ इससे है कि भैया इसने मतलब ऐसा आक्रमण शुरू किया अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर कि सबको विजित करता चला गया। और जब आक्रमण होता है कहीं पे, तो वहां पे तो एक हिसाब से वो उजड़ जाती है वो जगह जहाँ पे बहुत बड़ा आक्रमण हो गया। हाँ, उसका उनका नाम है, नाम भी याद आ गया उन महोदय का, यही है आपके जस्टिन और ये प्लूटार्क जो है ना, इन्हीं का कहना है कि इन्होंने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। अच्छा, इसी महत्वाकांक्षा के क्रम में ना एक बार क्या होता है, अब जो मेन कहानी है वो देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या जब पश्चिमोत्तर वाले एरिया में जाता है, तो पश्चिमोत्तर वाले एरिया में क्या हो रहा है, पश्चिमोत्तर वाले एरिया में बैठा है सेल्यूकस। कौन बैठा है? सेल्यूकस बैठा है। कौन बैठा है? सेल्यूकस निकेटर, वही सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के द्वारा जीते हुए प्रदेशों पे शासन कर रहा है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचता है यहाँ पे अपनी सेना लेके, कहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से। तो भैया हो जाती है लड़ाई, चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके भैया जीत जाते हैं। क्या होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आपके? ये जीत जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी जीत गए और ये गए हार। अब ये गए हार, लेकिन अभी आपको एक इंटरेस्ट आएगा देखकर। चंद्रगुप्त मौर्य जीत तो गए, लेकिन भैया इन्होंने जो है 500 हाथी दे दिए, 500 हाथी दिए गिफ्ट में। कहे ये मेरी तरफ गिफ्ट रखो आप। चंद्रगुप्त मौर्य जीते, लेकिन जीतने के बाद 500 हाथी को गिफ्ट दे दिए सेल्यूकस निकेटर को। आप कहेंगे ये क्या स्टोरी है, हाँ जीतने वाला दे रहा है। स्टोरी बहुत खतरनाक है भैया। एक थी सेल्यूकस निकेटर की लड़की, एक सेल्यूकस निकेटर की थी बिटिया पुत्री, उसका नाम था हेलेना। हेलेना, हेलेना, इसको कारलेनिया नाम से भी जाना जाता है, कारलेनिया नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हेलेना थी, हेलेना थी बहुत सुंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य को हमें लगता है हो गया इनसे प्यार, भाई कहीं चुपके से देख लिए होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि हम जीत तो लिए हैं भैया आपको, हम आपको 500 हाथी भी दे रहे हैं, बढ़िया घनिष्ठता बढ़ाएंगे ना, शादी करनी है। तो इनको जो है बोले, ये इनकी जो पुत्री थी हेलेना, ये इससे किए विवाह। क्या किए? विवाह किए, ठीक है। 500 हाथी दे के बढ़िया, समझ रहे हैं आप लोग, बढ़िया शादी वादी कर लिए। तो इन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से किया विवाह। सेल्यूकस निकेटर भी था बहुत चालाक आदमी। कैसा था? बहुत चालाक आदमी। कहा भैया अपनी लड़की अकेले नहीं देंगे, लड़की मत ले जाओ, पता लगे ले जा क्या करो वहाँ पे, ठीक है। तो दिमाग लगाया उसने, दिमाग लगाया तो बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। चुपके से एकदम अप्रत्यक्ष रूप में भेज दिया अपना, क्या एक गुप्तचर भेज दिया कि भैया मौर्य साम्राज्य में कब क्या चल रहा हो मैं बताते रहना। राजनीतिक दृष्टि से भी अच्छा होगा और लड़की के लिए भी अच्छा होगा ना, बिटिया के सुख दुख के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। क्या होता है, एक लोग थे मेगस्थनीज, कुछ याद आ रहा है मेगस्थनीज के बारे में? मैंने बोला था ना अभी, आगे समझ में आया था। एक लोग थे मेगस्थनीज, ठीक है। ये एक हिसाब से दार्शनिक थे, ये इतिहासकार भी थे। तो ये कहाँ के थे? ये आपके जो ये हैं आपके सेल्यूकस निकेटर के दरबारी थे, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में ये थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की, तो जब ये फिर भैया पश्चिमोत्तर उस प्रांत से कहे चलो मगध चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? मगध में, अपनी राजधानी वापस लौटते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो है, ठीक है, इनके साथ इनकी बिटिया भी आती है और ये दार्शनिक भी आता है। सेल्यूकस निकेटर कहते हैं कि इनको भी ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों ने समझा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करके जीता भी, लेकिन जीतने के बाद क्या किया, उसको 500 हाथी गिफ्ट दिया और उसकी लड़की से शादी किया। और लड़की की शादी के साथ बाई वन गेट वन फ्री मिल गए, कौन? मेगस्थनीज, दार्शनिक भी मिल गए, बढ़िया, ठीक है। ये जो घटना हमने बताई विवाह वाली, इस घटना का जो वर्णन है ना, वो ये एपियानस नामक एक विद्वान है, एपियानस नामक इतिहासकार है। इस घटना का वर्णन किसने किया? तो इस घटना का वर्णन किया एपियानस नामक एक विद्वान है, एक इतिहासकार है। उन्होंने इस घटना का वर्णन किया, इस विवाह वाली घटना का वर्णन, विवाह की जो घटना है इसका वर्णन किया। किसने किया? एपियानस ने किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ तक की स्टोरी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। आगे का मतलब है कि थोड़ा सा और इनकी स्टोरी देख रहे हैं। अब होता क्या है भैया, जीत हार का क्रम चलता रहता है, जीवन आगे। आगे के जीवन में होता क्या है कि ये जो है 298, हाँ 298 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, एक जैन भिक्षु होता है। कौन था? जैन भिक्षु। ये जैन धर्म से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और एक जैन भिक्षु होता है। उस जैन भिक्षु से ये ले लेते हैं दीक्षा जैन धर्म की, और उसी के साथ चले जाते हैं श्रवण बेलगोला। श्रवण
बेलगोला। अब आप लोग बताइए कि हमने जब पढ़ रहे थे हम लोग जो है बौद्ध धर्म को, तो वहाँ पे श्रवण बेलगोला नाम आया था। क्यों आया था तुरंत बताइए कमेंट करके। कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करिए, आप लोग बता दे रहे हैं, अच्छे से पढ़िए और जाके नोट्स रिवीजन करिए अगर ये आपको फैक्ट्स नहीं याद आ रहे हैं, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला में जो है ये चले गए जैन भिक्षु। जैन भिक्षु का क्या नाम था? जैन भिक्षु का नाम था भद्र बाहु। भद्र बाहु के साथ चले गए श्रवण बेलगोला। और वहाँ पे जानते ही हैं आप लोग एक पद्धति होती है संथरा, संथरा पद्धति, जिसमें भूखे रह करके प्राण त्याग दिया जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिया, ये हुई इनकी कहानी। उसके बाद बनता है इनका लड़का बिंदुसार शासक। बिंदुसार शासक बनता है, ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में बाद में देखेंगे, अब पहले देख लें इनके बारे में हम, इनकी पीपीटी। कहानी समझ गए आप लोग, ठीक है। पहले आपको कहानी समझाते हैं ताकि आप लोग समझ लें, फिर आपको हम दिखाते हैं फैक्ट कि अब देखो फैक्ट, ठीक है। सारी चीजें वही हैं। चलिए यहाँ आते हैं, ठीक है। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। इस कार्य में उनका किसने सहयोग किया? चाणक्य ने। समझ चुके हैं यहाँ तक। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बोला गया है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की, उसमें उनको वृषल बोला गया है। हमने बताया ना कि जो आपके यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था ना, आप एक मुद्रा राक्षस में इनको निम्न कुल का, वही शूद्र बोला गया है, ठीक है। वृषल निम्न कुल का या शूद्र वही चीज है। यूनानी विद्वान हमने देखा कि जस्टिन और प्लूटार्क ने सेंट्रोकोटस, जस्टिन और प्लूटार्क ने यहाँ गलत लिखा हुआ है। जस्टिन और स्ट्रेपो ने, जस्टिन और यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रेपो ने इनको सेंट्रोकोटस बोला है। और एरियन या फिर एपियन इनको बोला जाता है। एरियन या फिर एपियन या फिर प्लूटार्क ने एंट्रोकोटस के नाम इनको दिया है, सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस, ठीक है। विलियम जोन्स वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि भैया सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध होता है। कब युद्ध होता है? 305 बीसी में, ठीक है। कब युद्ध होता है? 305 बीसी में, ठीक है। जिसमें कि जो है पराजित हुआ, कौन पराजित हुआ? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। उसके बाद युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्लिनिया का जो है विवाह चंद्रगुप्त से किया। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान के क्षेत्र दहेज में दे दिए चंद्रगुप्त गौर्य को, ठीक है। और उसके बाद एक आदमी भी फ्री मिलता है, उसका नाम था क्या? मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त ने देखा भैया 500 हाथियों को दे दिया उपहार में। यहाँ तक कि आप लोग कहानी समझ गए, ठीक है। अब देखिए, यूनानी जो लोग थे वो पाटिलपुत्रा को पालीब्रोथा नाम कहते थे। क्या कहते थे? पोली पोली बोथ्रा। ये किसका नाम है? ये पाटिलपुत्र का। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि पोलीब्रोथा किस नगर का प्राचीन नाम है? तो पाटिलपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा कि जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ठीक है। चंद्रगुप्त भारत की जो दक्षिण विजय की जानकारी है वो तमिल ग्रंथ आहनानूर और मुसानूर से मिलती है। तो आहनानूर और मुसानूर दो ग्रंथ हैं जिससे कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक विद्वान थे जस्टिन, जिनके बारे में हम कई चीज़ों को देख लिए हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में कई सारी घटनाओं का वर्णन किया है। उसी क्रम में उन्होंने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। जब सिकंदर आया था, जब चंद्रगुप्त शासक नहीं बने थे, यानी कि जब उन्होंने गणानंद को नहीं मारा था, तो उसी समय की घटना है कि वो गए थे इनसे मिलने सिकंदर की, वो अलग घटना है। बस इतना याद रखना है कि इन्होंने वर्णन किया है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त दो महान लोगों ने एक दूसरे से भेंट की थी। फिर हमने देखा कि 298 बीसी यानी कि 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के साथ गए और संथारा पद्धति से क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपना प्राण त्यागा। संथारा या फिर संलेखना विधि जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक प्रथा है। यहाँ से हम लोगों ने क्या की? चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा कर दी समाप्त। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग समझिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम आशा करते हैं कि समझ चुके होंगे। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, पहले आपको एक माइंड मैप, एक स्टोरी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है कि दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए कि क्या घटनाएं कैसी हुई। फिर हम आपको यहाँ पे लाके पीपीटी में अच्छे से दिखा देते हैं। और आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी है, अगर आप लोग उसमें जुड़ेंगे अच्छी मात्रा में, तब हम ये पीपीटी अच्छे से बनवा के प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वही कहेंगे कि नोट्स आप लोग अपना बनाते चलिए। और जो साथी हमारे जो कि देख चुके हैं, जिनको अच्छी खासी जानकारी है, जो केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग क्लास को 2x पे करके देख लिया करिए, ठीक है। भगा भगा के देख लिया करिए, ठीक है। बाकी जिनको केवल रिवीजन करना है, वो लोग भी अगर सहयोग करेंगे तो ऑडियो बुक्स आ रही हैं रिवीजन के लिए, सबसे अच्छी होती है ऑडियो बुक्स, ठीक है। तो उसको आप देखा करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट लाया जाए। जो भी कंटेंट आ रहा है यहाँ पे इस चैनल पे, आप कंपेयर करिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं कई समय बहुत दिनों से, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है। इसमें फालतू की कहानी नहीं लिखी है। इसको कंटेंट को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, मतलब बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप हम ये दावा नहीं करते कि 100% आप ला लेंगे इसको पढ़ के, क्योंकि 100% कोई ला ही नहीं सकता। सिलेक्शन भी 100% में नहीं होता है। तो जितने के लिए सिलेक्शन के लिए जितनी चीज़ें जरूरी है, मिनिमम, जैसे होता नहीं कि मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट दो, तो उसके लिए रिसोर्सेज हैं। और जिनको मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट देना है, वो लोग बढ़िया यहाँ से पढ़ाई करो। चलिए
आज की क्लास में लग रहा है कि क्लास बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हम इधर उधर की फालतू की बातें हमें लग रहा है ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, चलिए फालतू की बातें ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ पहुँचते हैं? आगे पहुँचते हैं कि हम बिंदुसार के पास पहुँच चुके थे, कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग चुके हैं। बिंदुसार उनका लड़का है। ठीक है, थोड़ी सी पेन की साइज बड़ी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। बिंदुसार क्या है? बिंदुसार भैया लड़का है। किसका लड़का है? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। अब ये बन चुके हैं शासक, हमारे बिंदुसार बन के चुके हैं शासक। बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है। बिंदुसार को बोला जाता है अमित्र घात, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने शत्रु को क्या कर दे? खा जाए। शत्रु को खा जाए, वो है अमित्र घात। ठीक है, अमित्र मतलब शत्रु, घात मतलब खतरा। शत्रुओं के लिए जो खतरा है वो क्या है? बिंदुसार। इस यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला शत्रु विनाशक, वो कौन हो गया? आपका बिंदुसार। ठीक है, और इसको अमित्र घात, या इसको इसी को जो है अमित्रो चेटस भी लिखा गया है, अमित्रो चेटस भी लिखा गया है। और भद्रसार के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के कई सारे उपनाम है, वैसे इसको भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जैन ग्रंथ है सिंहसेन, सिंहसेन, उसमें इसको जो है, सॉरी हाँ, जैन ग्रंथ में ही इसको सिंह एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया हमने। इरेज कहाँ से होगा? ये यहाँ से इरेज होगा। तो जैन ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना गया है? जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? सिंहसेन के नाम से जाना गया है। होता क्या है? अब होता है कि एक बार जब इसका शासन चल रहा था, तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला का नाम आप लोग सुने ना, तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। वहां के लोग जो है बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं। तो इनके दो लड़के थे, बिंदुसार के दो लड़के थे। एक का नाम था अशोक और एक का नाम था सुसीम। सुसीम जो है इनके बड़े लड़के थे। सुसीम इनके क्या थे? इनके बड़े लड़के थे। तो तक्षशिला में अशोक भेजते हैं कि भैया सुसीम, जाओ बेटा, वहां पे जो है बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, उसको जाओ शांत करके आओ। सुसीम जाते हैं, भाई तिरछिला जाते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता, वापिस आ जाते हैं रोते हुए। पिताजी पिताजी, हमने वहां पे कुछ नहीं किया, विद्रोह बहुत ज्यादा है, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये बिंदुसार बोलते हैं कि एक काम करो बेटा अशोक, तुम जाओ, तुम बहुत योग्य आदमी हो। तो अशोक जाता है और तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करता है। क्या करता है? तक्षशिला का विद्रोह समाप्त करता है, यानी कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल होता है। कौन सफल होता है? अशोक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो बिंदुसार था ना, ये इसको बीस का विदेशों से भी बढ़िया, मतलब जो विदेशों के जो राजा थे ना, उनसे बहुत अच्छा संबंध था। वहाँ राजदूतों को भेजता था अपने, वहाँ से भी इसके दरबार में कई सारे राजदूत आए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाते हैं। क्या था ना कि एक लोग थे सीरिया के शासक, एक सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटीओकस। क्या नाम था? एंटीओकस। ये उल्टे सीधे नाम ऐसे ही रहते हैं, जो विदेशी होते हैं ना उनके ऐसे उल्टे सीधे नाम रहते हैं। अपने यहाँ जैसे राम श्याम कृष्ण, इतने प्यारे प्यारे नाम होते हैं, अपने यहाँ होते हैं। इन लोगों के यहाँ एंटीकोटस, एंटीकोटस, डेरियस, साइरस, पता नहीं क्या क्या रहते हैं। ढंग के नाम रख लो, हमसे कुछ सीख लो। हम लोगों के यहाँ तो, चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एंटीओकस जो था, ये कहाँ का शासक था? ये भैया सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। ठीक है, इस एंटीओकस ने अपना एक राजदूत भेजा था। क्या भेजा था? अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। डायमेकस, ये किसका राजदूत था? ये सीरिया के शासक एंटीओकस का राजदूत था। तो डायमेकस से जो है बिंदुसार बोलते हैं कि डायमेकस, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ अंजीर बहुत अच्छी होती है, और वो सब सूख जाती हैं तो और टेस्टी लगती हैं। तो सूखे अंजीर, भैया देख रहे हो, वाइन पीने का बहुत शौक था इसको। वाइन, अंगूरों की जो शराब होती है, अंगूरी शराब उस समय, हाँ, अंगूर की बनी हुई शराब, अंगूरी शराब, जिसको आज हम क्या कहते हैं? वाइन। तो कहा है और हमें अंगूरी शराब लेके आना। ठीक है, और एक दार्शनिक आए थे हमारे पिताजी के समय, हमें दार्शनिक बहुत अच्छे लगते हैं। काम करना, कुछ दार्शनिकों से भी, अपने यहाँ से कुछ दार्शनिकों को भी ले आओ हमारे यहाँ। तो ये तीन अपनी जो है अर्जी लगा के भेज, ये डायमेकस से अपनी अर्जी लगाता है कि भाई डायमेकस इनके सीरिया के राजदूत हैं। अच्छा, डायमेकस सूचना पहुंचाते हैं एंटीओकस के पास। तो ये जो एंटीओकस है ना, इन्होंने कहा ना ना, ठीक है, बहुत एक सब कुछ तो मिलेगा, एक चीज़ नहीं मिलेगा। क्या क्या देता है? बोलता है भाई अंजीर ले जाओ, बहुत खाओ अंजीर, अंजीर हमारे यहाँ बहुत है, सूखे अंजीर खूब खाओ, वाइन पियो मज़े से, पार्टी वार्टी करो। लेकिन देखिए, दार्शनिक हम आपको नहीं दे पाएंगे, दार्शनिक हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता है। दार्शनिक को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो बिंदुसार भी बोले चलो ठीक है, यही दो मिल गया बहुत है। तो बिंदुसार के, जब उन्होंने तीन चीज़ों का अनुरोध किया था, दो चीज़ें उन्हें मिलती है। इतना बढ़िया कहानी बता के बता रहे हैं ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, नहीं तो ऐसे बता देते कि एंटीओकस का राजदूत था, डायमेकस ये तीन चीज़ें मांगी, ये तीन चीज, दो चीज़ें मिली। पूरी कहानी बता रहे हैं ताकि ऐसे जब आप पेपर में बैठेंगे ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में पूरी स्टोरी याद आएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और जगह है मिस्र। ठीक है, तो मिस्र का एक शासक था टालमी। रंगीन पेन से लिखते हैं, कई सारी पेनों से, हाँ, टालमी था, टालमी।
सेकंड इसका नाम था फिलाडेल्फस। आपको इतना ही याद रखना है, टालमी कहाँ का शासक था मिस्र का। जैसे उनके यहाँ से एक राजदूत आया था डायमेकस, वैसे इनके यहाँ का भी एक राजदूत था, उसका नाम था डाइनोसिस। डाइनोसिस, सीधा डायनासोर रख देना था, डाइनोसिस का क्या काम था, डायलिसिस रख देना था। हाँ, आजकल डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस जब आपकी किडनी वगैरह खराब हो जाती होती है ना, तो डायलिसिस, डायनासोर रख देना था, डायनोसिस क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको नाम याद नहीं हो रहा होगा, ये एंटीओकस। देखिए छोटी छोटी सी ट्रिक बता, देखिए इसके लास्ट में जो सीरिया वाला है, सीरिया वाला, इसके भी लास्ट में कस है और इसके लास्ट में भी कास है। तो एंटीओकस डाइमेकस, इस रिदम में याद रख लीजिएगा कि डाइमेकस कहाँ का था, एंटीओकस डाइमेकस है। और देखिए इन दोनों का जो राजदूत है उनका नाम भी सिमिलर सिमिलर है। तो डाइमेकस और डाइनोसिस क्या थे, डाइमेकस डाइनोसिस, डाइमेकस, देखो डाइमेकस डाइनोसिस दोनों के लास्ट शुरू में डाई डाई है। तो डाई डाई जो जिनके शुरू में है वो दोनों राजदूत हैं, लेकिन जिसके लास्ट में देखिए आप इनका इनके शासक से नाम मिल रहा है, तो ये तो आपको पता चल गया कि डाइमेकस और डाइनोसिस सिमिलर नाम है, ये दोनों राजदूत हैं। लेकिन अब डाइमेकस, तो मेकस जो है ये ओकस से मिल रहा है, तो मेकस ओकस से मिल रहा है। और डाइनोसिस, डाइनोसिस आपके मिस्र से मिल रहा है। देखिए लास्ट में नोसिस मिस्र, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिए, वो याद हो जाएगा तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो डाइनोसिस जो थे वो आपके मिस्र के राजदूत थे, और डाइमेकस जो थे वो सीरिया के राजदूत थे। ठीक है, एंटीओकस के। यहाँ तक की चीज़ें समझे। चलिए यहाँ तक की चीज़ें समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे, फटाक से समझ लेते हैं फिर से सारी चीज़ों को। ठीक है, आपकी आज की क्लास हमें लगता है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप इतना बढ़िया समझ रहे हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो 2x पे करके आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि बिंदुसार अशोक की मृत्यु के बाद शासक बनता है। 298 से 273 जो है ईसा पूर्व के बीच में ये शासन करता है। इसकी उपाधि अमित्र कहा या फिर शत्रु विनाशक कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में इसके टाइम पीरियड में एक विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए पहले सुसीम गया था, बाद में अशोक को भेजा गया था। सुसीम को सफलता नहीं मिली थी, अशोक को सफलता मिली थी, अशोक सफल हो गया था विद्रोह को दबाने से। विदेशों से संबंध देखते हैं, तो विदेश में जो सीरिया के शासक थे एंटीओकस, उनका एक राजदूत आया था इनके यहाँ डाइमेकस, और इन्होंने एंटीओकस से जो है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। लेकिन दोनों मांग शुरू की पूरी हो गई, मदिरा मिल गई, अंजीर मिल गए, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला। फिर हमने देखा कि मिस्र के एक राजा थे टालमी सेकंड फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये एक फैक्ट और देख लीजिए कि बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय याद आ रहा है, किस क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, जाके फटाक से देखिए किस क्लास में पढ़ा था अजीवक संप्रदाय का। वो कौन था, स्थापना किसने की थी अजीवक संप्रदाय का, संस्थापक कौन था, पता फटाक से बताइए। याद आ रहा है कुछ, याद कैसे आएगा, पढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोग, याद कैसे आ जाएगा। याद दिला दें तो हम लोगों ने पढ़ा था महावीर के, भगवान जो महावीर थे उनके एक शिष्य थे, मक्खलीपुत्र घोषाल, याद आ रहा है, मक्खलीपुत्र घोषाल, मक्खलीपुत्र घोषाल ने ही अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और भी याद रखना, ऊपर अभी हमने देखा किसको, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो इनके पिताजी जैन धर्म से संबंधित थे और ये अजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अजीवकों का अनुयायी था ये बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार के बाद होता क्या है, अशोक तक पढ़ा देते हैं आज की क्लास में। ठीक है, अशोक तक आपको पढ़ा दिया जाता है। अशोक के बारे में देखिए जो मेन मेन फैक्ट हम देख लेंगे, बाकी उससे जुड़े जो अन्य फैक्ट हैं उनको हम स्थापत्य में, जैसे अभिलेख उभिलेख को, जो अन्य चीज़ें अन्य जानकारी है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ फैक्ट को आज की क्लास में हम देख लेते हैं। तो अशोक के बाद क्या होता है, बिंदुसार के बाद जो शासक बनता है वो बनता है अशोक। अशोक महान, अशोक द ग्रेट। ठीक है, अब अशोक बन गया भैया शासक। अशोक ऐसे शासक नहीं बनता था, अशोक के शासक बनने की भी कहानी बहुत खतरनाक है, मतलब जो हमें जानकारियां मिलती हैं कई जगहों पे लिखा गया है उसके अनुसार बता रहे हैं। तो देखते हैं अशोक के बारे में। देखिए जो इनकी मौर्यों की जो एक शासन प्रणाली थी, शासन पद्धति थी, उसमें क्या होता था ना, जैसे राजा यहाँ पे बैठता था ना, तो ये राजा का साम्राज्य था, साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त होता था, साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त होता था। अब आप लोग सोचेंगे कि अशोक से यहाँ कैसे आ गए, तो कैसे आ गए सब समझ आएंगे। प्रांत होता था, तो प्रांत को बोला जाता था चक्र, चलिए जाने दीजिए अभी चक्र क्या बोला जाता था आगे देखेंगे। राजा के नीचे प्रांत होते थे, तो कई सारे प्रांत होते थे, तो जो राजा होता था वो यहाँ बैठता था और इन प्रांतों में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता था। जैसे बहुत सारे प्रांत है ना, तो यहाँ पे राज्यपाल होते थे, और ये जो राज्यपाल होते थे ना, ये इस राजा के जो है जो प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, उन्हीं को ये यहाँ पे राज्यपाल बना के भेजता था। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है, जो बिंदुसार का एक प्रांत था, मतलब अवंती नामक एक प्रांत था, जब बिंदुसार राजा था तो उस समय इसी अवंती का जो है ये जो अशोक थे ना, ये यहाँ के राज्यपाल थे। क्या थे, ये यहाँ के राज्यपाल थे शासक बनने से पहले। पूछा जाएगा आपसे कि शासक बनने से पहले, यानी कि जब अशोक सम्राट बना तो सम्राट बनने के पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो आपको याद रखना है अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और इसके हमने बताया कि इसके शासक बनने की कहानी भी बहुत खतरनाक है। श्रीलंका जो है वर्तमान का, उसे सिंघल द्वीप बोला जाता है, तो सिंघल द्वीप की कुछ श्रीलंका से जुड़ी हुई, यानी कि सिंघल द्वीप से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, सिंघल द्वीप से, जिनको सिंघल अनुश्रुतियां बोला जाता है, सिंघली अनुश्रुति बोला जाता है, वहाँ की बुक्स के अनुसार जो है क्या था कि बोला जाता है कि अशोक जो अपने 100 भाइयों की हत्या करता है, शासक बनने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या कर देता है। 100 भाइयों की हत्या करता है कि भाई हमें ही राजा बनना है, और हत्या करके क्या बनता है, राजा बनता है। अब जब 100 भाइयों की हत्या कर देगा, भाई मतलब
पिता के इनके लड़के, पिता के मतलब बिंदुसार के लड़के, तो कोई किसी के 100 लड़कों को मार के, ठीक है, ये भी उनके लड़के थे, लेकिन उनके और 100 लड़कों को मार के गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी पिता नहीं खुश होगा। तो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध था, बिंदुसार खुश नहीं थे, तो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अपने 100 भाइयों का हत्या करके अशोक बनता है राजा। ऐसा वर्णन कहाँ है? तो ऐसा वर्णन सिंघली अनुश्रुतियों में है, ठीक है। अब देखिए अशोक को जो है अशोक नाम से जो है कम जाना गया है। जो मतलब इतिहास है, जो अशोक के स्वयं के अभिलेख है, वहाँ अशोक नाम का कम वर्णन है। वहाँ किस नाम का वर्णन है? वहाँ पे इसका नाम जो है जो वर्णन है इनके नाम, उसने जो है ज्यादातर अपने आप को लिखा है देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक का उसने बहुत कम जगह इस्तेमाल किया है, फिर जहाँ पे भी मतलब देवा नाम प्रियदर्शी उसके अशोक के लिए ही नाम आते हैं। तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट अभिलेख आपको याद रखना है, मास्की मास्की और गुर्जरा का अभिलेख। इसमें एग्जैक्ट अशोक जो अशोका है ना, इसी नाम के अनुसार लिखा गया, यानी अशोक जो नाम आता है वो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में यथावत लिखा गया है, ठीक है। नहीं तो अलग जो अन्य जगह है वहाँ पे या तो उसको देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से लिखा गया है। दो दो महत्वपूर्ण अभिलेख आपको याद रखना है, मास्की और गुर्जरा, जिसमें कि अशोक को यथावत लिखा गया है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि मास्की कहाँ है, गुर्जरा कहाँ है, तो गुर्जरा आपके मध्य प्रदेश में है, मास्की आपके कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक से जीवन से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है कलिंग का युद्ध। क्या होती है? कलिंग का युद्ध। तो अशोक जो है 261 बीसी में, ईसा पूर्व में, अपने यानी कि जब वो राजगद्दी पे कब बैठा है? राजगद्दी पे वो बैठता है 269 में, 269 बीसी के आसपास राजगद्दी में बैठता है। देखिए बीसी देख रहे हैं तो बीसी उल्टा चलता है, हम लोगों ने बताया था ना कि जीरो है, ये ईसवी सन है, यानी कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ ये जीरो है। इधर आएंगे तो बीसी होता है, इधर आएंगे तो एडी होता है, यानी कि ईसवी होता है। जैसे 2026 चल रहा है, 2027, ये इधर से इस जीरो से 2026 अभी साल आगे आ चुके हैं। इस जीरो के जब इधर आएंगे तो जैसे इसको बोलेंगे 10 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 10 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 20 वर्ष पूर्व, तो ये क्या है? ये ईसा मसीह के 269 वर्ष पूर्व था। फिर इसके 6 साल और 9 साल और आगे आएंगे तो ईसा मसीह के 200, अब और आगे आ गए तो ईसा मसीह के जन्म से दूरी कम हो जाएगी, 261 वर्ष पूर्व। तो बीसी क्यों कम हो रही है पता है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहली क्लास में जाके देखिए, यहाँ से हमने एक बार फिर से समझा दिया है। तो 261 बीसी में से कलिंग के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। ये बहुत भीषण नरसंहार इस आक्रमण में होता है, ठीक है। आक्रमण किया कलिंग का, उसमें से जो शासक था उसका नाम था नंदराज। क्या था नाम? नंदराज, ठीक है। तो जब इसने आक्रमण किया ना अशोक ने, तो अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया, द्रवित हो गया। वहां पे जो नरसंहार हुआ, खून खराबा, अहिंसा देखकर बहुत उसका मन द्रवित हो गया और उसने सोचा कि मैं अब कभी जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। तो कहा जाता है कि उसने जो है भेरी घोष मतलब होता है, बेसिकली समझिए, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति, भेरी घोष को छोड़ के धम्म को अपना लिया। धम्म के मार्ग यानी कि धर्म के मार्ग पे आ गया, जहां उसने बोला कि भैया अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम शांति से जीवन यापन करेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं कि उसने जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेती है। उपगुप्त जो है हीनयान से संबंधित, जो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान था ना, तो उसे हीनयान था, जिसका एक भिक्षुक था उपगुप्त, उसने जो है इसने जो है अशोक को शिक्षा दी। अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा ली और फिर हम देखते हैं कि वो जो है युद्ध लड़ना छोड़ देता है और कल्याणकारी रूप से शासन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग कहानी समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा पीपीटी देख लेते हैं और उसके साथ आज की क्लास खत्म कर देते हैं। अशोक के बारे में देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या देखें कि अशोक जो था वो 269 ईसा पूर्व में बैठता है, कहाँ? राजगद्दी पे बैठता है। और राजगद्दी पे बैठने से पहले वो अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। अवंती का राज्यपाल था। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यदान, ठीक है। दिव्यदान क्या है? एक जो है रचना है जिसके अनुसार इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। और सिंगली अनुसूतियों का तात्पर्य इससे है कि श्रीलंका जो वर्तमान में है ये उस समय में सिंगली द्वीप इसको कहा जाता था। तो वहां से संबंधित जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, तो वो सिंगली अनुसूतियों के अंतर्गत आती हैं। उसमें जो है इसको धर्मा बोला गया है, ठीक है। किसको? अशोक की माता को। अशोक का नाम हमने देखा, अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में यथावत है, यानी कि जैसा था वैसा ही अशोक ही लिखा हुआ है। कलिंग 261 ईस्वी में, यानी कि अपने शासन के 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष में जो है ये क्या 9वें वर्ष में कलिंग पे, हाँ, ये आक्रमण करता है, ठीक है। और इस आक्रमण का वर्णन, कलिंग आक्रमण का वर्णन कहाँ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। शिलालेख वाली बात हम अभी नहीं बताए थे क्योंकि हम इस चीज को आगे देखेंगे, ठीक है। फिर से कलिंग का राजा हमने देखा नंदराज था। और कलिंग की उस समय राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोशली थी। क्या थी? इस चीज को हमने देखा था, तोशली क्या थी? कलिंग की आपकी राजधानी थी, कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली थी, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि धम्म की स्थापना की है, मतलब धम्म के मार्ग पे आ जाता है, भेरी घोष छोड़ के धम्म घोष यानी कि धम्म को अपना लेता है और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जो है क्या लेता है? दीक्षा लेता है। उपगुप्त जो था ये हीनयान से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? हीनयान से संबंधित था, ठीक है। और एक वर्णन आता है कि जो इसने उपगुप्त से यानी कि बौद्ध धर्म का जब अशोक अनुयायी बना तो वो प्रेरित किससे होता है? तो वो होता है, उसका एक नाम आता है कि एक भाई थे जिनको बोला था सुमन पुत्र निग्रोध। तो ये निग्रोध से प्रभावित होकर के जो है हीनयान की यानी कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अशोक के बारे में कुछ और देख लेते हैं।
तो हमने एक रचना देखी है, राज संगणी है, किसकी रचना है, ये बुक है कल्हड़ की, ठीक है। तो इस बुक के अनुसार जो है अशोक जो है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर आप लोग जानते हो, अच्छे से सुने हो। तो इस श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो यह जानकारी कल्हड़ की जो रचना है राजतरंगिणी, उससे हमें यह जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अशोक ने नेपाल में भी एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है देवपत्तनम। तो देवपत्तनम नामक एक नगर की स्थापना नेपाल में। तो इस प्रकार हमने देखा कि अशोक ने दो नगरों की स्थापना की, श्रीनगर और देवपत्तनम। श्रीनगर की स्थापना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो कल्हड़ द्वारा लिखी पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। हम आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपका जो अचेतन दिमाग है ना, वहाँ पे जो फैक्ट है बैठ जाए, इसीलिए बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अभिलेखों में ज्यादातर उसे देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी ही लिखा गया है। उसके एग्जैक्ट जो अशोक नाम का वर्णन कहीं नहीं है, कहीं का मतलब कुछ जगहों पे है, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखा, मास्की और गुर्जरा का अभिलेख, जिसमें कि मास्की का अभिलेख आपके कर्नाटक में है और गुर्जरा का अभिलेख आपके एमपी में है, ठीक है। बार बार रिवीजन, मतलब आपके दिमाग में फैक्ट को बैठाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं भैया, होता है वही जो अभी तक होता आया है। लास्ट जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहदत्त, एक सेनापति हो रहता है इनका, सारे सेनापति यही कर रहे हैं, निपटा रहे हैं, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, हर्यक वंश, शनाक वंश, सब में देख रहे हैं नंद वंश सेनापति लोग निपटा दे रहे हैं। तो उसी प्रकार बृहदत्त का जो है, ये पुष्यमित्र जो शुंग थे, हाँ अभी नंदवंश गलती से बोलती है, नंदवंश शायद जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि उनके सेनापति थे, ठीक है। तो नंदवंश को वहां से निकाल दीजिए बीच से, बाकी जो हर्यक से सुनाग वंश को देखा वहां तो यही हुआ था ना। तो वही कहानी यहाँ पे भी होती है। बृहदत्त बहुत कमजोर शासक था। कमजोर क्यों हो गया था, देखिए अशोक ने नीति अपना ली थी कि भाई युद्ध नहीं करेंगे। तो जो अशोक की ये नीति थी ना, मतलब देखिए युद्ध नहीं करेंगे, राजा जो है ना युद्ध न करे तो उसका विनाश ही हो जाता है। जैसे कुछ जगहों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, मतलब हर पद की नैतिकता अलग होती है, ठीक है। जो जैसा अब जैसे कि भारत कह दे कि भाई हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम अहिंसा के मार्ग पे आएंगे, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर क्या करेंगे, वो नल्ले लोग, वो अहिंसा वहिंसा क्या जाने भाई, वो अपना साम्राज्य विस्तार की नीति आज भी है चाइना की, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो बक्सेंगे नहीं ना, तो वही जो है अगल बगल वाले नहीं बक्सते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं। तो अशोक की जो धम्म की अहिंसक नीति अशोक ने अपना ली, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है मौर्य वंश के पतन में, यानी कि मौर्य साम्राज्य को कमजोर करने में। आगे के देखिए अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी होते हैं, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया होती है। ये पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मण ही था बेसिकली। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता है, आर्थिक दिवालियापन बनता है, प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ते हैं। देखिए ये किसी भी साम्राज्य के पतन के ना ये मौलिक कारण है, सब साम्राज्य में ये चीजें आपको मिलेंगी। ये सब जब कुछ गलत होगा तभी तो साम्राज्य का विनाश होगा। तो बेसिकली यही है। तो बेहदत के समय तक मौर्य साम्राज्य एकदम कोलैप्स कर चुका था, कि मतलब कोई जो है शक्ति नहीं बची थी। विशेषकर तो पुष्यमित्र शुंग इनका सेनापति था, आता था और बृहदत्त को निपटा देता है, कहता है अब तुम्हारी खत्म बात। और जब पुष्यमित्र शुंग निपटाता है तो एक नए साम्राज्य की स्थापना दिखता है। अब आपको पुष्यमित्र शुंग को याद रखना है, ठीक है। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे, अगला टॉपिक से वो पुष्यमित्र शुंग से शुरू होगा। देखिए एकदम रिलेट करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, वैसे भटक भटक के नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये वो कहाँ क्यों। चीज़ों को एक नाम से शुरू कर रहे हैं, अगली क्लास को एक नाम पे खत्म कर रहे हैं, फिर जब अगला टॉपिक शुरू करते हैं तो उसी नाम के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ तक की क्लास हमने देख ली। ये क्लास आज लगभग 50 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। इस क्लास में हमने क्या देखा, इस क्लास में भैया हमने देखा कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में जैसे हम अर्थशास्त्र देखा, इंडिका देखा, मुद्रा राक्षस देखे, अब आप इनको बताना है कि किसने इनको लिखा है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों से देखा कि जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कैसे वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देखा, बिंदुसार के बारे में देखा, अशोक के बारे में देखा। क्या देखा, नहीं समझ में आया, फिर से क्लास को रिपीट कर लीजिए। वैसे हमने बहुत अच्छी से कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से हो सके, जितना सिंपल तरीके से हो सके आप लोगों को समझाया जाए, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही जो है हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट ला सकें, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो वही बात रिपीट नहीं करेंगे। अगर अच्छी लग रही हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। जल्दी से जल्दी उसमें अधिकांश लोग जुड़िए, ताकि ये जो क्लास का इतना बढ़िया सा पीडीएफ, इतना बढ़िया सा कंटेंट है आपको एकदम फ्री में दे दिया जाए। बढ़िया तान के करिए पढ़ाई, और इस बार 2026 में जो है आप अपना जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसको हासिल करिए, ठीक है। बाकी जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं एक दिन एक वीडियो लाएं कि जीएस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हिंदी में क्या करना है, किन सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, उसकी रणनीति के लिए एक नई क्लास हम लाएंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।